दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है डीएनए स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कि डीएनए किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। और आज के इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि डीएनए में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जब भी आपसे वाइवा पूछा जाता है, जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ामिनर आपसे पूछते हैं कि उनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बहुत लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता। तो डीएनए से जुड़े हुए जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो बॉन्डिंग है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। बट हम डीएनए को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं। डीएनए इज़ ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी मटेरियल और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ले जाने का कार्य करता है। तो यदि हम बात करें डीएनए के डिस्कवरी की, तो डीएनए को सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड और आइडेंटिफाई करने का काम किए थे स्विस बायोलॉजिस्ट जॉन फ्रेडरिच माइस्चर। तो जब ये 1869 में डब्ल्यूबीसी पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है जिसे उन्होंने डीएनए कहा। इसके अलावा दो और साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने डीएनए के डबल हेलिक मॉडल को दिया था। तो आज जो हम डीएनए का डबल हेलिक मॉडल देखते हैं, जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वो जो मॉडल है उसको देने का काम वाटसन और क्रिक दोनों ने किया था। तो बात करें डीएनए के नाम की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और ये दो रूपों में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए के रूप में। तो ये जो डीएनए है, यह यूकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम डीएनए के केमिकल कंपोजिशन की। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के रूप है, ठीक है। तो जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। अब वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आगे ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो डीएनए हो चाहे आरएनए, उसमें दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एक है पिरिमिडीन और दूसरा है प्यूरिन। तो पिरिमिडीन और प्यूरिन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जो पिरिमिडीन होता है, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। वहीं बात करें हम प्यूरिन की, तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। उसी तरह प्यूरिन में आप देखेंगे आपको हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको 2 रिंग देखने को मिलेंगे, 6 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। जैसे यूरेसिल में देखेंगे आपको यहाँ पर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर यूरेसिल का आप नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। उसी तरह अगर आप थायमीन में देखेंगे तो थायमीन में आपको सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि 5th पोजीशन पर आपको मेथिल ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसका नाम जो है वो है 5-मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। और वहीं अगर हम बात करें साइटोसिन की, तो साइटोसिन में आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आपको कीटो ग्रुप
और 4th नंबर पर आपको एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो नाम देख सकते हैं लिखा है 2-ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडीन। अब वहीं आप प्यूरिन रिंग में देखेंगे, अगर हम बात करें एडनिन की, तो एडनिन में आपको 6ठे नंबर पर एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए इसका नाम देख सकते हैं, केमिकल नेम है 6 एमिनो प्यूरिन। वहीं अगर आप ग्वानिन में देखें तो ग्वानिन में आपको 2nd नंबर पर एमिनो ग्रुप और 6 नंबर पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए ग्वानिन का जो केमिकल नेम है वो है 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है शुगर, या फिर कह सकते हैं पेंटोज शुगर। द शुगर इज न्यूक्लियोटाइड एट सो इन न्यूक्लिक एसिड इज ए पेंटोज। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो, उसमें जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो ये जो पेंटोज शुगर होता है ये 2 टाइप का होता है। आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर, और डीएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो नीचे की तरफ आप लेफ्ट साइड में राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। राइबोज शुगर का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O5। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और यदि हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 एंड 2 10। तो ये तो है राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाया जाता है। वही हम बात करें डीऑक्सी राइबोज शुगर की, तो डीऑक्सी राइबोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O4। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी चीज़ें सेम है, बस ऑक्सीजन की जो संख्या है यहाँ पर एक कम है। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी लगा है इसका मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो आप राइट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो 2nd कार्बन है उस पर जो ऑक्सीजन था राइबोज शुगर में, वह डीऑक्सी राइबोज शुगर में नहीं है, और इस ऑक्सीजन के नहीं होने के कारण इसका नाम पड़ गया है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीएनए और आरएनए के शुगर में यही डिफरेंस है। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो होता है राइबोज शुगर। तो जब मैं आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताऊंगा तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के अगले और लास्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है फास्फोरिक एसिड। तो आपको बता दें कि जो फास्फोरिक एसिड है यह डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में चेंज नहीं होता, एक ही होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H3PO4। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यानी कि 3 आपको सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े OH ग्रुप दिखेंगे, और एक डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम देखने को मिलेगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड युक्त ऑक्सीजन परमाणु देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डाईवैलेंट ऑक्सीजन ग्रुप हैं, ये पेंटावैलेंट फास्फोरस एटम से जुड़े होते हैं। पेंटावैलेंट कहने का मतलब कि इनकी जो संयोजकता होती है फास्फोरस की वो 5 होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है पेंटावैलेंट। तो फास्फोरिक एसिड, जैसा कि मैंने बताया था कि ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है। अब बात आती है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वह शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, इन तीनों को लेकर बनता है। तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और उनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, बॉन्डिंग होती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। इसके बाद जो पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन है उससे जुड़ता है फास्फोरिक एसिड। तो जब 5वें से फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो उसके बीच बनता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा, पहले कार्बन पे पेंटोज शुगर से जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, जहाँ पर होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है फास्फोरिक एसिड, जहाँ पर बॉन्ड बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यदि आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर है, शुगर के पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, और 5th कार्बन पर लग गया फास्फोरिक ग्रुप। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूं कि जब शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है
तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ते हैं तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट जब ये तीनों ही जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से आप डीएनए में देख सकते हैं कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब जब शुगर से अगला फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो उसके तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ता है। तो इस तरह से एक 5वें नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है और एक 3rd नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, और पहले नंबर पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो इस तरह से अल्टरनेट करके हर एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, इसलिए डीएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है। तो जो ये फास्फेट ग्रुप होते हैं जो तीसरे और 5वें दोनों से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि शुगर के एक तीसरे से जुड़ेगा तो दूसरे के 5वें से। तो यहाँ पर जो एस्टर बॉन्ड है ये 2 बार बनता है, यानी कि जो फास्फो एस्टर बॉन्ड था वो 2 बार बनता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। चूँकि एस्टर बॉन्ड कह सकते हैं 2 बार बनता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब इसके बाद बात करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, वैसे ही गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक डीएनए में 3 तरह के बॉन्डिंग होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, और तीसरा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और मैंने ये भी बताया था कि जब फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियोटाइड अलग चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों होते हैं, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जबकि न्यूक्लियोसाइड में केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसके बाद डीएनए में एक स्ट्रक्चर कहलाता है शुगर फास्फेट बैकबोन। तो आप जब डीएनए का ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये स्टैंड ड्रा करते हैं, तो इसको हम शुगर फास्फेट बैकबोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है यह शुगर और फास्फेट से मिलकर बना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड डीएनए का केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड, जिसे कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको डीएनए से रिलेटेड सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।